नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द अपग्रोथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 8 साइंस का हम लोग मॉडल पेपर सेट 1 को देखने वाले हैं, जो कि जैक बोर्ड 2025-26 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और यह सारे MCQ प्रश्न हैं ओके दोस्तों, जो कि आपका टर्म 2 में पूछा जाएगा। और इस सेट में हम लोग कुल 50 MCQ प्रश्नों को देखेंगे, 50 MCQ प्रश्नों को देखेंगे। लेकिन आप सबों का एग्जाम में 40 MCQ प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम सभी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, देखिए, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है। तो आप सभी जानते हैं कि सूक्ष्म जीव हर जगह पे रहते हैं। सूक्ष्म जीव छोटे जीव जंतु, छोटे जिसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है, वो सभी जगह रहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वायु में, पानी में, जीवित वस्तुओं पर। तो डी, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। तो मच्छर से कौन सा रोग फैलता है, मलेरिया। मच्छर से मलेरिया, म से मच्छर, म से मलेरिया, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलेरिया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 में, बायोडीजल के निर्माण में कौन से सूक्ष्म जीव सहायक है। तो बायोडीजल के निर्माण में कौन से सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं। बायोडीजल, शैवाल, लास्ट में बायोडीजल और इधर शैवाल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, शैवाल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन है दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं कि शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है सबसे बड़ी कोशिका होती है। और मानव शरीर में पूछा जाए तो तंत्रिका कोशिका। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 में, कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है। कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र, तो केंद्रक में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, केंद्रक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 में, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है। किस धातु की भौतिक अवस्था जो होती है द्रव के रूप में होता है, लिक्विड के रूप में होता है दोस्तों। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया, एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो एक्सरे करने के समय किस धातु का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो लेड का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, लेड। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 में, झारखंड के जादूगुड़ा में किस धातु की प्रचुरता है। तो झारखंड में किस धातु की प्रचुरता है दोस्तों। तो झारखंड में यूरेनियम है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, यूरेनियम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9 में, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाई जाती है। तो पीट कर चादर बनाई जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, आघातवर्धन्यता। और अगर खींच कर लंबी धागों के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो उसे तन्यता बोला जाता है। तो यहाँ पे है पीट कर चादर बनाई जा सकती है, तो आघातवर्धन्यता कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, आघातवर्धन्यता। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 में, इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है। जो ऊष्मा का सबसे कम चालक यानी हीन चालक, ठीक है दोस्तों। तो कम चालक धातु कौन सी है, एल्युमिनियम, पारा, चांदी, सोना। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पारा। राइट आंसर ऑप्शन बी, पारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। कौन सा घोल है विद्युत का कुचालक है, यानी विद्युत का सुचालक नहीं है। विद्युत उसमें प्रवाह नहीं होगा। तो पहला दिया गया है नींबू का रस। तो ये तो इसमें तो विद्युत का चालन होता है नींबू का रस में। नल का पानी यानी गंदा पानी में भी जो होता है विद्युत का सुचालक है। और अगर वही शुद्ध जल रहे तो शुद्ध जल में पानी का चालन नहीं होता है। सिरका में भी जो होता है विद्युत का चालन होता है। तो विद्युत का कुचालक कौन है, तो ऑप्शन डी, आशुद्ध जल। आशुद्ध जल में शुद्ध जल, ठीक है दोस्तों। आशुद्ध जल में शुद्ध जल, शुद्ध जल जो होता है विद्युत का कुचालक होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 में, किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो किसी धातु पर कोई परत चढ़ाया जाता है, निक्षेपित परत किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो विद्युत लेपन कहते हैं। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये, विद्युत लेपन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 में, निम्नलिखित में से किन में आंतरिक जनन होता है। आंतरिक जनन किन में होता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए में दिया गया मछली, बी मेढक, सी स्टारफिश, डी मुर्गी। तो आंतरिक जनन जो होता है किस में होता है, तो मुर्गी में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, मुर्गी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 में, हाइड्रा में जनन की विधि
है। तो हाइड्रा में कौन सा विधि होता है जनन की, तो मुकुलन। हाइड्रा में मुकुलन, धीरे धीरे जो सो हाइड्रा 2 भागों में बढ़ जाता है, जिससे जो होता है सो नए जीव का जो होता है सो निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों। और अमीबा में पूछा जाए तो द्विखंडन, अमीबा में द्विखंडन, हाइड्रा में मुकुलन, याद रखिएगा। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी मुकुलन। सारे जो सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है, जितनी ऊंचाई पर हम जाएंगे उतना ही जो होगा सो वायुमंडलीय दबाव कम होगा। तो वायुमंडलीय दबाव ऊंचाई के साथ क्या होता है, दबाव जो सो घटता है। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए घटता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 में दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक क्या है दोस्तों, पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 में निम्नांकित बलों में कौन संपर्कित बल है जो संपर्क के द्वारा होता है, वैसा कौन सा बल है जो संपर्कित बल है दोस्तों। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है, दो पिंडों तो दो सतहों के बीच में जो बल लगता है उसे क्या बोलते हैं, घर्षण बल। तो एक सतह दूसरा कोई वस्तु, तो फिर जो है उसमें घर्षण बल लगता है, फ्रिक्शन बल लगता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी घर्षण बल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ यह दहनशील पदार्थ है। यह दहनशील पदार्थ में जिसमें आग नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों। तो लकड़ी में तो आग लग जाएगा, कोयला में भी लग जाता है, पेट्रोल में भी लग जाता है, क्या पत्थर में आग लगता है, नहीं। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, पत्थर, ऑप्शन डी पत्थर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19 में किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ क्या, दहन कहाँ पे लगेगा, जहाँ जो ऑक्सीजन उपस्थित होगा तो दहन लगेगा। ऑक्सीजन के लिए आप सभी जानते हैं कि 3 कारकों का होना आवश्यक है, एक तो दहनशील पदार्थ, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ज्वलन ताप। अगर ये तीनों उपस्थित होते हैं तो उस पदार्थ में जो सो आग लगेगा, दहनशील होगा। तो जो सो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 में किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है। तो जब आग लगता है तो इस लहर जो उठती है, लहरें, तो उसका सबसे गर्म भाग कौन सा होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा होता है, सबसे बाहरी भाग, सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसको क्या होता है, गर्म होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये सबसे बाहरी भाग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 में निम्नलिखित में से कौन 2 गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होते हैं। तो नर शिशु के रूप में विकसित होते हैं कौन से 2 गुणसूत्र मिलते हैं दोस्तों। तो आप सभी जानते हैं कि मादा यानी स्त्री में जो होता है सो XX गुणसूत्र पाया जाता है, और पुरुष में बोलें तो XY, यानी मेल में XY और स्त्री में जो होता है सो क्या, फीमेल में जो होता है सो क्या पाया जाता है, XX गुणसूत्र, और मेल में XY गुणसूत्र। जब XX जो है सो निषेचन क्रिया के द्वारा मिलता है, संलयन होता है, तो क्या बनता है, तो जो सो इसमें लड़की का जन्म होता है, यानी स्त्री का जन्म होता है, लड़की का जन्म होता है दोस्तों, लड़की का। ठीक है। और जब XY मिलता है, XY, तो फिर क्या होता है, XY अगर मिलेगा निषेचन की क्रिया के द्वारा, XY जो सो X मादा के शरीर से और पुरुष के शरीर से Y, तो फिर किसका जन्म होता है दोस्तों, लड़का का। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पूछा गया नर शिशु के रूप में विकसित होता है, तो नर शिशु के रूप में विकसित होगा तो क्या हो जाएगा, XY होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन बी। और अगर पूछ लिया जाए कि मादा के शरीर में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो अभी बताएं कि XX गुणसूत्र जो सो मादा में पाया जाता है, और पुरुष में पूछा जाए तो XY गुणसूत्र पाया जाता है। और नर शिशु के रूप में विकसित होता है तो कौन से गुणसूत्र मिलकर, तो X और Y। और यही अगर पूछ लिया जाए स्त्री, तो फिर स्त्री का XX। ओके दोस्तों, सॉरी XX। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो एड्स दिवस जो सो आप सभी जानते हैं कि एड्स दिवस जो होता है सो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी 1 दिसंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है। तो स्त्रियों में जो मासिक स्राव होता है उसकी सामान्य अवधि कितने दिनों तक होता है दोस्तों। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन डी 28 दिन, 1 महीने के आसपास होता है, 28 दिनों का होता है मासिक स्राव। ठीक है दोस्तों। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब। तो आप सभी जो घरों में दर्पण यूज करते हैं चेहरे को देखने के लिए, कौन सा दर्पण होता है दोस्तों, समतल दर्पण होता है। तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब जो होता है सो किस प्रकार से बनता है, आभासी, वास्तविक, धुंधला या फिर कोई नहीं। तो आप सभी जानते हैं कि अगर हम दाहिना हाथ अब दर्पण की ओर खड़ा करेंगे, दाहिना हाथ हिलाएंगे तो दर्पण में बायां हाथ हिलता हुआ दिखेगा। ठीक है दोस्तों, यानी अपोजिट। अगर हम दर्पण को देख रहे हैं तो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब जो सो हमें दिखेगा, यानी उल्टा बनेगा। ठीक है दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का ऑप्शन
ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जो सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में जो सो इसका फ्री में आप सबको PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तुओं को भी दिखा सकता है। वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तुओं को भी दिखा सकता है, तो कौन सा, किसकी सहायता से जो होता है सो हम लोग कोई भी वस्तु को देखते हैं दोस्तों जो दृष्टि रेखा पर नहीं होता है, तो पेरियोस्कोप के सहायता से। ठीक है दोस्तों, पेरियोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, ये सब यंत्र के माध्यम से देखते हैं। सूक्ष्म जीवों को देखा जाए तो सूक्ष्मदर्शी, और दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को तो पेरियोस्कोप। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, पेरियोस्कोप। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 में, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है। तो आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को पुतली नियंत्रण करता है दोस्तों, पुतली। ठीक है दोस्तों, पुतली के द्वारा जो होता है सो प्रकाश किरणों का जो सो नियंत्रण होता है, क्योंकि जब हमारी आँखों में प्रकाश पड़ेगा तो पुतली जो होता है सो सिकुड़ जाता है, जिसके कारण से आँख बंद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, तो पुतली करता है। तो राइट आंसर क्या, ऑप्शन ये, पुतली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27 में, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल काटे जाने वाली फसल को क्या कहते हैं। तो वर्षा ऋतु में कौन सा फसल बोते हैं दोस्तों, तो वर्षा ऋतु में जैसे कि धान की बुआई हुई तो वर्षा ऋतु में होती है सब फसलें, तो खरीफ फसल उसको बोलते हैं, और इसके बाद जो फसल उगाएंगे उसको रबी फसल बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, वर्षा ऋतु में खरीफ फसल, और पूछ लिया जाए ग्रीष्म ऋतु में याद रखने वाला है दोस्तों क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में तो फिर रबी फसल, ग्रीष्म ऋतु में कौन सा, रबी फसल, और वर्षा ऋतु में खरीफ फसल। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन डी, खरीफ फसल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28 में, स्वपोषी का उदाहरण है। तो स्वपोषी में खुद से अपना भोजन बनाता है, उसको जो सो कोई बना के खाना नहीं देता है, उसको जो सो कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ता है। तो स्वपोषी का उदाहरण कौन सा है दोस्तों, तो अमरूद का पौधा। अगर कोई भी पौधा आ जाए तो पेड़ पौधे जो होते हैं सो क्या होते हैं, स्वपोषी। पेड़ पौधे क्या कहीं भोजन प्राप्त करने के लिए भटकना पड़ता है क्या, कहीं तो भोजन प्राप्त करने के लिए नहीं, वो तो और हमें जो सो फल प्रदान करते हैं पेड़ पौधे। तो स्वपोषी का उदाहरण कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, अमरूद का पौधा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में, हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की क्या होती है। हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की कटाई होती है, फसलों की कटाई होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, फसल की कटाई होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30 में, बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देते हैं। क्योंकि बड़े शहरों में अत्यधिक फैक्ट्रियाँ होते हैं, जिससे जो होते हैं सो धुएँ निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ जो होते हैं क्या होते हैं, छिप जाते हैं तारे, धुएं के कारण नहीं दिखाई देता है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, धूल धुएं से भरे आसमान कहीं खो जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि वहाँ पे गंदगी, धूल जो होते हैं, तो गाड़ियाँ अत्यधिक चलता है तो धूल भी उड़ते हैं और प्रदूषण भी होता है, गाड़ियों के धुएँ भी होते हैं, धुएँ से जो होता है सो प्रदूषण होता है, तो जिसके कारण से बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह नहीं दिखाई देते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में, सबसे दूर का ग्रह कौन है। तो सबसे दूर का ग्रह कौन सा है दोस्तों, तो सबसे दूर का ग्रह नेपच्यून है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, नेपच्यून। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32 में, खगोलीय पिंडों की दूरी की किस इकाई में मापा जाता है। खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है दोस्तों, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रकाश वर्ष में। खगोलीय पिंड पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी किस में मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष में। दो ग्रहों के बीच की दूरी किस में मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष में। ठीक है दोस्तों, यानी लंबी दूरी अगर ज़्यादा होती है तो फिर प्रकाश वर्ष में। अब पूछ लिया जाए स्थान की दूरी, यानी जैसे गिरिडीह से धनबाद की दूरी तो किलोमीटर में, किस में, किलोमीटर में, और यही दो खगोलीय पिंडों के बीच में तो फिर प्रकाश वर्ष, याद रखिएगा। किसी घर्षण की अपेक्षा संपर्पी घर्षण जो है सो कम होता है, किसी घर्षण की अपेक्षा जो है सो संपर्पी घर्षण कम होता है। तो किसकी अपेक्षा से कम होता है, स्थैतिक घर्षण से। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, स्थैतिक घर्षण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 में, तरल या फिर हवा या जल, तरल में लिक्विड जैसा जो होता है, में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकार देकर घर्षण बल डैश किया जा सकता है, तो कम किया जा सकता है। घर्षण बल अगर जहाँ ज़्यादा लगता है तो अगर तेल लगा दें, जल थोड़ा सा दे दें तो घर्षण क्या होगा, घर्षण बल कम लगेगा। अगर जहाँ पे कोई रहता है, समझ लो अगर साइकिल जाम हो जाता है तो साइकिल में क्या देते हैं, स्नेहक या तेल देते हैं। अगर साइकिल में
साइकिल में मोबिल ऑयल दे दिए तो साइकिल क्या होता है, फ्यूल ये सब जो होता है सो फ्री हो जाता है, जिसके कारण से साइकिल जो है सो आसानी से चलने लगता है, जाम नहीं लगता है। तो क्या देते हैं, तेल देते हैं, तरल देते हैं, तो वही पूछा गया तरल। ठीक है दोस्तों, और साइकिल के ट्यूब में जो सो हवा भर दिया जाए तो फिर क्या होता है, साइकिल आसानी से जो सो चलने लगता है, कम बल लगता है चलाने में, तो वही हवा या जल। ठीक है दोस्तों, तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो सो तरल का जब उपयोग करते हैं गति के लिए तो क्या होता है, अधिक होता है, कम होता है, समाप्त हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो घर्षण बल क्या हो जाता है दोस्तों, तो कम हो जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है, किस आकृति की वस्तु पर जो सो करंट तरल घर्षण कम हो जाता है, तो आप सभी याद रखिएगा, वृत्ताकार में, आयताकार में नहीं, वृत्ताकार में। ठीक है दोस्तों, वृत्ताकार में गोला रहेगा, तो ऐसा तो नहीं कि अगर ये स्क्वायर साइज में है, ठीक है दोस्तों, स्क्वायर साइज में है आयत, तो फिर इसमें क्या घर्षण कम होगा, तो ये तो एक सतह पर जो है सो फिक्स रहेगा, और इसमें जैसे कि आगे अगर इसको धकेलना है तो ये आसानी से चला जाएगा, घर्षण कम होगा तो वृत्ताकार में। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी, वृत्ताकार। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36 में प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा नायलॉन को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी, नायलॉन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है, किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है, तो नायलॉन रेशा का जो होता है सो मजबूती सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा इस सबको। ठीक है दोस्तों, तो नायलॉन, राइट आंसर ऑप्शन सी, नायलॉन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38 में दमकल कर्मचारियों के कपड़े पर किसकी परत चढ़ी होती है, तो दमकल कर्मचारियों जो होता है इसको किसकी परत चढ़ी हुई दोस्तों, तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेलामाइन का परत चढ़ा होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये, मेलामाइन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39 में ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करता है, तो ध्वनि की प्रबलता जो होती है सो किस कारक पर निर्भर करता है दोस्तों, तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन ये राइट आंसर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 40, ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों की क्या होना चाहिए, आवृत्ति घटानी होगी, आवृत्ति बढ़ानी होगी, आयाम बढ़ाना होगा या फिर आयाम घटाना होगा। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन डी, आयाम को घटाना होगा। तो प्रबलता जो सो ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए ध्वनि के कंपनों के आयाम को घटाना होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया पराश्रव्य ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति कितनी होती है, तो पराश्रव्य ध्वनि की कंपनों की आवृत्ति कितनी होती है दोस्तों, तो 20,000 हर्ट्ज से जो होता है सो ऊपर होता है, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। ठीक है दोस्तों, और श्रव्य का पूछा जाए तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। तो पराश्रव्य जिसे हम नहीं सुन सकते हैं, तो ये होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 42 में रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है, तो आप सभी एक क्वेश्चन याद रखिएगा, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो रिक्टर स्केल से, रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापा जाता है। तो इसकी जो है सो कितनी तीव्रता वाला जो है सो भूकंप जो होगा सो विनाशकारी होगा दोस्तों। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी, 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला अगर भूकंप आता है, ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, विनाशकारी भूकंप होगा। वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी, तो वायुमंडलीय विद्युत की खोज जो सो किसने किया दोस्तों, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 में ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ क्या होती है, ऊन से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ क्या होती है दोस्तों, तो रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्व तापन की समस्या हो रही है, वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से जो होता है सो विश्व तापन की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो किन गैसों के कारण से, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया पृथ्वी पर पाए जाने वाले विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या है, तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या कितनी है, तो 6 है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये 6। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 में ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है, अम्ल वर्षा, विश्वतापन, CNG या फिर LPG। तो आप सभी जानते हैं कि घरों में जो भी हम जितने भी कलर करते हैं तो धीरे धीरे बरसात के दिन में क्या होता है, कलर जो होता है सो धुल जाता है। तो
बरसात का पानी तो शुद्ध तो होता है, लेकिन वायुमंडल में ही प्रवेश करते ही क्या हो जाता है, अम्लीय वर्षा में बदल जाता है धूलकण से मिलके। तो अम्ल वर्षा के कारण क्या होता है, तो जो होता है सो धूल जाते हैं जितने भी कलर होते हैं। तो ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण क्यों हो रहा है, तो अम्ल वर्षा के कारण हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये अम्ल वर्षा। और सभी दोस्तों के पास जो सो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि टर्म 2 आप सभी का जो एग्ज़ाम होगा फरवरी माह में उसका सेट 1, ठीक है दोस्तों, सेट 1 जो सो MCQ प्रश्न का आ गया है द अपग्रोथ चैनल पे, और उसका PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। द्वितीय प्रदूषक हैं, तो द्वितीय प्रदूषक कौन सा है दोस्तों, तो द्वितीय प्रदूषक है द्वितीय प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड या फिर जो सो सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49 में कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने या गायब होने का कारण क्या है। प्रजाति जैसे कि देख लें तो डायनासोर विलुप्त होने की कगार पर है, विलुप्त हो गया, होने की कगार पे क्या है, हो गया। टाइगर ये सब जो लायन होते हैं ये सब जो सब विलुप्त होने की कगार पे धीरे धीरे आ गए हैं, क्योंकि ये सब जो सो अपनी प्रजाति को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, जिसके कारण से विलुप्त हो जा रहे हैं धीरे धीरे। तो 49 का देखिए कुछ प्रजातियों के विलुप्त होने और गायब होने के क्या कारण है। आवासों का विनाश, पेड़ लगाना, वनों का संरक्षण या फिर शिकार। तो इसका क्या हो जाएगा, अब नीचे फिर ऑप्शन दिए गए 1 और 2। एक में था आवासों का विनाश, ठीक है दोस्तों, आवासों का विनाश ये तो सही है। दूसरा पेड़ लगाना, नहीं, पेड़ लगाने से क्या होगा, पेड़ लगाने से तो उनका जो सो निवास स्थान तो बना रहेगा, घना जंगल अगर रहेगा तो विलुप्त होने के कगार पर तो नहीं आएंगे कुछ प्रजातियां जो सो टाइगर ये सब पेड़ों के काटने से हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो यानी वनों का संरक्षण और शिकार, ठीक है दोस्तों, संरक्षण नहीं, वनों के बचाव से भी तो नहीं होगा। वनों का अगर बचाया जाए, पेड़ों को लगाया जाए तो फिर जो सो प्रजातियां जो सो टाइगर बाघ जो है सब विलुप्त होने के कगार पर नहीं आएगा। तो पहला देख लें तो आवासों का विनाश यानी उसका निवास स्थान को छीनना और शिकार करना। तो राइट आंसर 1 और 4 जो कि ऑप्शन डी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 1 और 4। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 जो कि इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद है जो कि सड़क निर्माण हेतु उपयोग में किया जाता है। तो पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद, कोक है या फिर गैस है या फिर बिटुमन है या फिर पेट्रोल। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और नेक्स्ट क्लास में आप सभी को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट कर जरूर बताएं, या फिर जो है मॉडल पेपर चाहिए तो उससे भी कमेंट करके बताएं कि किस विषय का मॉडल पेपर चाहिए, टर्म 1 का चाहिए, टर्म 2 का चाहिए, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो फिलहाल जो है टर्म 2 का साइंस का टर्म 2, ठीक है दोस्तों, टर्म 2 का साइंस का जो है हम सभी ने आज टोटल 50 MCQ प्रश्नों को देखे हैं, 50 MCQ प्रश्नों को, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सारे प्रश्न किसी न किसी बार जो है पूछे गए हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। तो आज की इस क्लास में इतना ही था दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।